हाँ जी। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक वन शॉट। और इसमें बात करते हैं तो काइनेटिक का मतलब आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हो? स्पीड ऑफ रिएक्शन, फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे। काइनेटिक को स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। कुछ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, और कुछ आपके मॉडरेट लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो जो बहुत फास्ट होते हैं उसके लिए हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो आपके रिएक्शन मॉडरेट लेवल पे होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन हो भी रहा है, तो उस सब के लिए हम टाइम नहीं कैलकुलेट करते हैं। हम टाइम कैलकुलेट करते हैं मॉडरेट लेवल तक के, और वहाँ हम बात करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका टॉपिक रेट। रेट, और वो भी क्या, रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली कह सकते हो कंसर्टी चेंज इन, लिख सकते हो आप लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना कंसंट्रेशन रेट चेंज हो रहा है, किसी भी रिएक्शन का कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इस तरह का रिएक्शन होता है। तो रिएक्टेंट जितना चेंज होता जाएगा उतना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके दो टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट। एवरेज रेट, जो भी बात करेंगे रिएक्शन के लिए तो बार बार रिएक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एवरेज रेट। और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। दोनों में क्या अंतर है ग्राफिकली समझिए। जैसे आपको, हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन है और वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑफ कोर्स घटेगा। तो अगर यहाँ से शुरू करें कि कंसंट्रेशन इनिशियली इतना था रिएक्टेंट में, तो ये टाइम के साथ मान लो इनिशियल टाइम यहाँ T1 है और ये तुम्हारा कंसंट्रेशन C1 है, ठीक। ये थोड़े टाइम बाद तो घटेगा ना, और घट के मान लो यहाँ तक पहुँचा, ये हुआ टाइम तुम्हारा T2 और ये कंसंट्रेशन C2, ठीक है। तो यहाँ पे रेट क्या निकालेंगे, तो याद रखिएगा एवरेज रेट निकालते हैं हमेशा किसके लिए निकालते हैं जी, एक इंटरवल के लिए, रेंज ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर इंटरवल है ना, एट गिवन इंटरवल, किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एट इंटरवल, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए आप निकालोगे तो रेट का फॉर्मूला यहाँ क्या लिखोगे, तो रेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंस बाई टाइम का भी डिफरेंस ले लो, T2 माइनस T1। ये है तुम्हारा एवरेज रेट। बात करते हैं इसकी इंस्टेंट। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के लिए आप बात कीजिएगा तो सिंपल सी बात कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर टाइम के लिए होगा, किसी फिक्स टाइम के लिए होगा, 5वें सेकंड में क्या चेंज हुआ, इस तरह का पूछा जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट हुआ, तो इस पॉइंट पे आपका कुछ कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं C और टाइम T। तो इस केस में जो रेट होगा वो डिफरेंशियल रेट निकालते हैं, d/dt तो होगा ही, और कंसंट्रेशन के लिए हम ये ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, बिगर ब्रैकेट, ठीक है। तो dC/dt ये कहलाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से एवरेज रेट वाले से भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में, और इससे तो आता ही आता है। तो चलिए हम कुछ सवाल देखते हैं कि इस पर किस तरह के सवाल पूछे हुए हैं। बताइए। नहीं, डेफिनेशन इससे कुछ खास नहीं आता, बस आपको ये आता है, बाकी ये समझ में आना चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो देखिए आपके एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसको एक नज़र हम देखते हैं, ठीक है। चलो ये तो बाद में कर सकते हो इसको।
हाँ चलो ठीक है, यहीं पे हम क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल से समझो इसमें कैसे आएगा क्वेश्चन। जैसे आपके पास कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, मान लो 2A आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, और टाइम यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका गिवन होगा। तो जैसे कि एक कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है कि 0.5 मोल इनिशियल था और वो घट के कितना हो गया 0.4। इनिशियली 0.5 था इतना मोलर कंडेंस और 0.4 हो गया, और ये सब घटने में उसको टाइम लगा 10 मिनट। तो पूछेगा कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो आप इसको कैसे निकालोगे, निकालो इसको जल्दी से। यहाँ पे अगर एवरेज रेट पूछा है तो आपको एक डिफरेंस इनिशियल और फाइनल टाइम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और टाइम तो आपको पता है यहाँ कितना है 10 मिनट। तो एवरेज रेट क्या निकालोगे बताओ आप, देखिए फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइडेड बाय टाइम 10 मिनट। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो -0.1 और डिवाइडेड बाय 10। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो ना, ये डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया। तो ये आपका कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलरिटी, मोलरिटी पर मिनट, क्योंकि पर मिनट के लिए है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिए। एक आपका कंसंट्रेशन था, प्रोडक्ट में चेंज हुआ, 2 को हटा दीजिए वो नहीं था, और इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, फाइनल मेरा ये है, ठीक है। तो एवरेज रेट पूछ रहा है, तो बस आप इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम कीजिए, ये कैलकुलेट करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। इस तरह का आएगा एवरेज रेट पे, इस पे कैसा आता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एट ए पार्टिकुलर इंटरवल। ज़्यादा सवाल इसी पे आते हैं, तो इस पे देखिए सवाल कैसा आएगा। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा इसके लिए N2 + H2 और रिएक्शन होके बन रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए आप इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखिएगा, तो ये लिखिए कैसे लिखते हैं, d/dt। आप देखो रेट लिख रहे हो तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे किसके लिए लिख रहे हो, रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, घटता है। तो अगर ये घटेगा तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या साइन लगाएंगे, नेगेटिव, और यहाँ पे अगेन लिखेंगे d/dt, और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन अगेन माइनस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कितना मोल है 1 और ये 3 मोल। तो यहाँ पे जो स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं या इसको नंबर ऑफ मोल्स कह लो, ये ना इस नंबर को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है 1/3, ये लिखने का तरीका है, ठीक है, रेट को। और यहाँ पे फिर हम प्रोडक्ट का लिखेंगे तो सेम d/dt और किसका कंसंट्रेशन, अमोनिया का, और इस मोल से डिवाइड करेंगे 1/2। याद रखो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी प्रोडक्ट बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या लेंगे प्लस, और रिएक्टेंट के लिए क्या लेंगे हमेशा माइनस। तो ये तरीका है लिखने का, और इस तरीके से फाइनल हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं आर का वैल्यू, ठीक है। तो ये है तरीका लिखने का, इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो एक मैं और इसमें एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे फॉर अ गिवन रिएक्शन। तो कोई भी एक ले लो, जैसे H2 है, I2 है, और इसमें फॉर्मेशन हो रहा है 2HI। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, तो रेट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखो हाइड्रोजन का मोल्स की संख्या कितनी है 1, आयोडीन अगेन 1, और ये 2। तो आप रेट क्या लिखोगे बताइए, तो d/dt और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन अगेन d/dt और किसका कंसंट्रेशन, आयोडीन। हाँ याद रखिएगा ये हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये रिएक्टेंट है तो क्या लगाएंगे इसमें साइन माइनस, और जो प्रोडक्ट होगा उसके लिए क्या लगाएंगे पॉजिटिव साइन, तो +1/2।
ये है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन। ये लिखने का तरीका आना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन में सीख लो, रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन तो बताइए बनता कौन है? प्रोडक्ट। यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन हम प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? HI। HI का कंसंट्रेशन d/dt। याद रखिएगा फॉर्मेशन के केस में प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, मोल्स को भी नहीं लिखते हैं। सेम काम रेट ऑफ डिसअपेरेंस, घट कौन रहा है? गायब कौन होता जा रहा है रिएक्शन से? रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस जब भी लिखेंगे तो वही d/dt। अगर मान लीजिए वो बता देगा किसके लिए लिखना है, देखियो रेट, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा है तो मान लिया हाइड्रोजन के लिए हम लिख रहे हैं तो ऑफ H2, तो हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो d/dt H2 और इसका मोल्स कितना है? 1, तो 1/1 लिखोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये है तरीका लिखने का और इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह पे आपके सवाल एग्जाम में आते हैं। देखो सवाल कैसे आते हैं इस पे। जैसे एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है जो कि कन्वर्ट किस में हो रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी। और यहाँ पे रेट की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका? NO2 का। तो कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा है? डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। एक बात बताओ, इस लाइन को पढ़ो, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? d/dt N2O5 का कंसंट्रेशन, ये हमें निकालना है, डिसअपेरेंस निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन पे जाइए और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इसको लिख लो। रेट इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? ये ना लिखोगे 1/2 माइनस d/dt N2/O5 और आगे इधर तो आपका प्रोडक्ट में है d/dt 1/4 और प्लस में रहेगा ये NO2। अब चाहो तो ऑक्सीजन को भी लिख सकते हो लेकिन इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं थी, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूँ, अगर इसकी ज़रूरत होगी तो इसको ले लेंगे, ठीक है। 1 तो वही रह जाएगा, प्लस का प्लस रह जाएगा। खैर हमको वैल्यू किसका दिया है बताइए? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अच्छा रेट ऑफ फॉर्मेशन इसकी बात करें NO2 का तो इसको क्या लिखेंगे बताइए? इसमें d/dt NO2 का कंसंट्रेशन कितना है जी? 2.8 × 10⁻³ ये है ना। तो अब आप बताइए यहाँ पे खोजिए, अब किसको किससे इक्वेट करोगे? NO2 कहाँ दिख रहा है? यहाँ। और इसका वैल्यू हमको निकालना है, यही ना निकालना था, ठीक। तो इन दोनों को इक्वेट कीजिए। अब आप समझ गए किसको इक्वेट करना है? इन दोनों को, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है और इसका वैल्यू हमको निकालना है। यानी हमको निकालना है d/dt N2O5। तो बताइए क्या आएगा? तो इसको आप एक काम करो, इधर भेज दो, हमें यही ना निकालना था। मैं लिख देता हूँ एक बार क्या निकालना है। 1/4 d/dt NO2। अब बताइए हमें ये कैलकुलेट करना है, इतना टर्म, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए डिसअपेरेंस, ये घट रहा है, डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 ये हमें निकालना है। तो इस टर्म को उधर भेज दो, तो इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? 2/4, ठीक है, माइनस, और इसका वैल्यू आपको पता है d/dt NO2 का, देखिए वो रेट दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2.8 × 10⁻³ तो आप इसको काट लो, ये कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा 1.4, तो ये आ जाएगा -1. माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है ना कि ये वैल्यू घट रही है। रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसका जी? डिसअपेरेंस किसका ये आया? d/dt N2O5 का। तो इस तरह का सवाल आएगा तो आप एग्जाम में ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू दी रहेगी, आप बता दीजिएगा। इस पे भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो आप देख लेना, CBSE बोर्ड में ये पूछा भी गया एक बार, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिसअपेरेंस ये लिखने पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिसका भी पूछेगा निकाल लीजिएगा। जैसे मान लो अगर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन पूछता तो आप इससे इक्वेट कर देते इसको गिवन वैल्यू से, तो आपका वैल्यू फाइनल वैल्यू निकल जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। और
टाइप्स ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइड डी टी, हाँ ये भी क्वेश्चन बन जाएगा इस पे। देखिए आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये रिएक्शन दिया हुआ है और डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, तो आप लिख लो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग डी ए बाई डी टी, और ये क्या आएगा 1/a आएगा इधर मोल्स, ये 0। अच्छा इसको इक्वेट कर लो, मान लो इसको हम b से इक्वेट करते हैं, तो b से करेंगे तो क्या आएगा -a/b और dv का कंसंट्रेशन बाई dt। ठीक है, हमें क्या निकालना है -da/dt, ये निकालना है। तो आप इस टर्म को इधर भेजो, क्या आ जाएगा -a/b dv/dt। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, ऑप्शन बी। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इस पे। और हाँ ये भी देखिए आपका सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है और सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कैन बी रिप्रेजेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इस रिएक्शन को किस तरह से हम फॉलो कर लिख सकते हैं। तो आप जब इसका लिखोगे तो बताइए -da/dt ये लिख सकते हो, और ये किसके बराबर हो जाएगा -dv/dt, क्योंकि ये एक ही मोल है। और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए क्या लेंगे प्लस साइन dc/dt, यही लिखेंगे ना। तो ये तीनों सही है कि नहीं, यानी ये फाइनल हम आंसर किसको कहेंगे डी। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आप डी को टिक करोगे। ठीक है, तो ये आप लिख के चेक कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये कौन सा सही है। कोई डाउट किसी को इसमें नहीं ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस पे जो एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके पहले हम दूसरे टॉपिक्स करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने बात कर लिया। रेट ऑफ रिएक्शन पे दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। उसकी वैल्यू दे देगी, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा, या लिखने के लिए भी आएगा। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए एक और सवाल जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द, लिख लो इसको आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलिए सवाल आपके 1 मार्क्स के कैसे आएंगे। कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे फिजिकल स्टेट भी एक फैक्टर है। जैसे हम पूछे आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, आपको मैंने दिया फाइन निकेल, फाइन पार्टिकल्स निकेल, मतलब वो पाउडर फॉर्म में है, फाइन पार्टिकल्स मतलब पाउडर फॉर्म में, और एक सॉलिड निकेल है। तो उन दोनों में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, फाइन पार्टिकल्स का। ये तो आप जानते ही हो, जैसे कोल है, कोल पाउडर है और कोल का सॉलिड है, तो कौन ज़्यादा होगा, कोल पाउडर। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा, इसका। ठीक है, तो पहला आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सॉलिड फॉर्म, उसके सॉलिड फॉर्म से हमेशा ज़्यादा होगा। यानी कि साइज ऑफ, यानी पहला फैक्टर क्या हो गया, साइज ऑफ, हाँ पार्टिकल्स, उसमें भी कौन रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट पहला, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा भाई, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, है ना। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, पूछेगा कि हर 10 डिग्री पे क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी, फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट आर है, तो पूछेगा कि ये 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, ऐसे न्यू रेट कितना आएगा। तो ठीक है, तो एक बात बताओ, 10 से 20 जब जा रहा था तो आर से कितना हो जाएगा जी 2R, और फिर 20 से 30 जाएगा तो फिर से 10 डिग्री बढ़ा, तो इसका भी डबल करेंगे ना, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 4R, इसका 2 का डबल क्या होगा जी 4, तो 4R। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4R। डबल करना है, डबल करते जाइएगा एक के बाद एक, ठीक है।
बाकी इसका फॉर्मूला भी दे देंगे आपको। खैर ये तो हो गया सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। और थर्ड और लास्ट फैक्टर क्या है? आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कैसे रिएक्टेंट? एक्टिव रिएक्टेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जी, इस पे ध्यान दीजिए। रिएक्टेंट पे तो ठीक है, लेकिन एक्टिव रिएक्टेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल आप 100 ग्राम कोल लिए, ठीक, तो 100 ग्राम में उसमें इम्प्योरिटी भी तो होगा। मान लो 90 ग्राम उसमें कोल है और बाकी 10%, 10 ग्राम कह सकते हो इम्प्योरिटी है, तो उसमें एक्टिव मास कितना है जो बर्निंग में भाग लेगा, जो कंबशन रिएक्शन करेगा, वो कौन है? ये सिर्फ 90 ग्राम। तो इसी बात को कहते हैं एक्टिव, जो पार्टिसिपेट किए रिएक्शन में। तो इम्प्योरिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो एसेस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड करेगा, जितना हम ज़्यादा अमाउंट लेंगे उस तरह से डिपेंड करेगा, लेकिन जो एक्टिव मास होंगे उस पर डिपेंड करता है। तो ये बात याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में मार्क कीजिए। ये ना आपका एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये ऑप्शन में रहेगा एक्टिव रिएक्टेंट्स, तो एक्टिव को पहचानिएगा। और लास्ट आपको पता ही है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा, कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे आपके रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से एक बार समराइज कर लीजिए कि साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, कैटलिस्ट के साथ भी ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते हैं, और लास्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। यही लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो कभी कभी आपसे ये सवाल पूछ देगा, ये एक्सप्लेन करने आ जाता है, ठीक है? तो चलिए इसको लिखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, तो सिंपल सी बात जो हमने बोला कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट को हम आर से लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा जी? कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? रिएक्टेंट में जितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, बाकी सब इम्प्योरिटी है जो बेस्ट प्रोडक्ट है, तो वही कहलाएगा तुम्हारा लॉ ऑफ मास एक्शन, जो मास भाग ले रहा है, ठीक है? इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है ए और बी, ऐसा कोई रिएक्शन है ए और बी, ठीक है? और यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने स्मॉल में दे दिया, और ये बना रहा है क्या? प्रोडक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे तुमसे ये पूछेगा रेट ऑफ मास ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है इसका, तो रेट कैसे लिखेंगे? तो आपको रूल पता है, लेकिन यहाँ पे हमने ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। एक्टिव मास कौन कौन है? ए और बी। तो ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे ये जो मोल्स हैं ये हमेशा रेज टू पावर में लिखते हैं, ये तरीका होता है, ठीक है? और इसको हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो क्या लिखेंगे? के ए टू दी पावर और बी टू दी पावर बी, जहाँ ए बी क्या है? कांस्टेंट। ए बी आपका कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कुछ भी नंबर में हो सकता है, ठीक है? तो ये होता है, इस तरह से हम लोग रेट लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं किसी भी ये। तो यहाँ पे जो सवाल आते हैं, दो तरह के सवाल आएंगे। देखो, एक तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहीं से निकालने आ जाएगा। यहाँ से अगर पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है जी? ये आप इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल सी बात, ए प्लस बी। तो कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो अभी हम किए थे, N2 है और 3H2 है और अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक? तो आप बताइए इसका रेट लिखे, तो देखो यहाँ एवरेज रेट नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। ये किससे मतलब है? रेट लिख रहे हैं तो
एक्टिव मास, और वो भी कौन, केवल रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट इसमें कौन कौन है बताइए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यही दोनों ना रिएक्टेंट है। तो इन दोनों रिएक्टेंट को लिखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इसका ये कितना मोल है 1, तो 1 लिखा, ये 3 लिखा, और यहाँ पे K लिख लो। ठीक है, तो पूछेगा कोई कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों पावर को बस ऐड कर दीजिए, 1 + 3 = 4। तो इस तरह से आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का बता सकते हो। कोई दिक्कत? जैसे तुमसे मान लिया क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछा हुआ सवाल है कि रेट दिया हुआ है ऐसा, और पूछा कि ये रेट को देख के बताइए कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 है तो ये 0 ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे देखिए कुछ सवाल इस पे लेते हैं। जैसे ये सवाल है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं, इन दोनों पावर को बस ऐड कर दो तो क्या निकल जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये तो वही पुराना सवाल है जो आप डिफरेंशियल रेट पे निकालते हो, तो ये लिख सकते हो ना, विच कैन बी रिप्रेजेंट, ये तो ऑलरेडी किए थे, ऑल ऑफ दीज। ठीक, ये किया हुआ है। और नेक्स्ट, हाँ अभी पढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये भी रहने दीजिए इसके बाद का। ठीक है, हाँ ये सवाल अभी मैंने करवाया था आपको। बताइए ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा, 0 ऑर्डर। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, हम जोड़ के देख लेंगे। ये 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ऑर्डर का आएगा। ये कितने ऑर्डर का आएगा बताइए, 1 + 0 1 ऑर्डर। ये दोनों भी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर बता सकते हैं कि ये 0 ऑर्डर का है या रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो इसमें एक तरह का सवाल और आता है जहां कि आपको यूनिट निकालना होगा। ऑर्डर तो आपको पता चल गया, आपको सिलेबस में 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो उनका यूनिट्स निकालना हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट निकालने का क्या तरीका होता है, तो चलिए यूनिट निकालना हम सीखते हैं। उसके पहले तो यूनिट निकालने का, जैसे मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है ए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो ये फॉर 0 ऑर्डर, हमने मान लिया ये 0 ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। तो 0 ऑर्डर के लिए इसको हम कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू Ka⁴ क्या लिखें, 0। और तो कोई है नहीं रिएक्टेंट, एक ही है, तो ये हमने लिख दिया। अगर यहाँ पावर 1 कर देते तो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाता, 2 लिखते तो सेकेंड ऑर्डर का हो जाता। यही लिखने का तरीका है। ठीक, और रेट का मतलब क्या होता है, रेट अभी आप पढ़े हो, रेट आप पढ़े हो ना, डिफरेंस dA/dt, जिसको निगेटिव चार्ज के साथ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे अच्छा A⁴ कोई 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो इंटू 1 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कंसंट्रेशन का यूनिट पता होगा, कंसंट्रेशन को आप मोलरिटी भी कहते हो। अब मोलरिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल पर लीटर, यूनिट क्या आएगा इसका, मोल पर लीटर, तो यानी मोल पर लीटर। और नीचे टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो ये यूनिट निकल गया, तो के का क्या वैल्यू आ जाएगा बताइए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आ जाता है यूनिट फॉर 0 ऑर्डर। बोलिए कोई दिक्कत 0 ऑर्डर का नहीं ना। इसी तरह से अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर का भी यूनिट निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो आप लोग जरा जल्दी से निकालो, 1 मिनट टाइम देता हूँ। तो यूनिट क्या होगा, हाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे, ये लिखने भी आना चाहिए। रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट तो लिखेंगे ही, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो लिखेंगे ही ए को, लेकिन यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर ये सेकंड ऑर्डर करता है यहाँ 2 लिख देते, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे रेट को आप क्या लिखोगे बताओ, d/dt। ठीक है, और यहाँ पे
आप ये कंसंट्रेशन लीजिएगा जिसका भी, तो आप ये लिख सकते हो। तो फिर से यूनिट वही आएगी यहाँ पे ए, ठीक है। और आप बताइए यहाँ से ए कट नहीं जाएगा, दोनों कट गया, या आप यूनिट रख के काटो या पहले काटो, dt उधर चला जाएगा, तो बताइए, या के, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो के का यूनिट क्या आ जाएगा पर सेकेंड, या सेकेंड इनवर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है, आप एक शॉर्ट ट्रिक से इसको याद रख सकते हो अगर निकालना हो जल्दी तो, या भूल गए कभी ये तरीका, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये हम क्या निकाल रहे हैं, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। इस फॉर्मूले की मदद से आप तुरंत विद इन सेकेंड आप बता सकते हो यूनिट क्या होगा, जहाँ पे एन क्या है जी, एन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए जैसे आप चेक करना चाहते हो, ठीक है कर लो, एन का वैल्यू 0, हम यानी कि किस ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर, तो एन का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो पुट कीजिए मोल पर लीटर, एन का वैल्यू 0 यानी 1 माइनस 0, और पर सेकेंड। बताइए 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? अच्छा फर्स्ट ऑर्डर का निकालो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो के का वैल्यू क्या आएगा बताइए, मोल पर लीटर 1 माइनस एन के जगह क्या पुट करना है 1, तो 1 पुट कर दिया, सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो आप बताओ किसी भी वैल्यू पे 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक 1, तो ये केवल सेकेंड इनवर्स आ रहा है, वही तो आ रहा है वहाँ पे जो आया था। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से आप लोग जल्दी से बताओ तो फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर खुद से लिखिए और बताइए कि यूनिट ऑफ के क्या होगा, यूनिट ऑफ के। आप चाहो तो इस फार्मूला की मदद से भी जल्दी से निकाल सकते हो, तो निकाल लीजिए इस फार्मूला को यूज करके, ठीक है। आप n के जगह क्या पुट कीजिएगा 2, तो 2 पुट कर लीजिए और सेकेंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 2 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो आप यहाँ पे इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये फाइनल आंसर आएगा यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए इस तरह पे भी सवाल आपके एग्जाम्स में काफ़ी सारे आ चुके हैं, उनको एक नज़र देखते हैं हम लोग जल्दी से। जैसे एक छोटा सा ये क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। मेनली आपके एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0 ऑर्डर भी है, और सेकंड ऑर्डर उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ये आप सिंपली बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट करने के पहले हम एक बार, हाँ ये चलिए, नेक्स्ट करने के पहले देखिए अब इस पे एक तरह का और सवाल आता है, क्या आता है कि ये रेट आप लिखना सीख गए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के अगर ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन यानी लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखना सीख चुके हैं। तो इस पे आपका सवाल अब कैसे आएगा, तो अब ऐसे आएगा कि बोलेगा कि मान लो ये तो रिएक्शन आपका यही था, ए से प्रोडक्ट बन रहा था, अब वो बोल देगा कि मान लो ये रिएक्टेंट ना 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, कहने का मतलब समझे कि इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपका ए था, लेकिन उसने बोला कि फाइनल को ना हमने बदल दिया जी, फिर क्या कर दिया 2A, तो बोला कि अगर हम ए को चेंज कर दें 2A से, मतलब रिएक्टेंट को डबल कर दें, तो न्यू रेट कितना होगा। तो पहले का रेट तो हमने लिख चुका है, पहले का रेट क्या था, ये है क्वेश्चन, और न्यू रेट क्या है, आर डैश कर लेते हैं न्यू रेट को के। और बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बढ़ा है, दुगना कर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2A। तो बताइए ये कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया, 2 बाहर को निकाल लो के ए, ये पुराना कंसंट्रेशन है, ठीक। तो ये इसको हम क्या लिख लेंगे 2 इंटू आर,
यानी कि न्यू रेट जो पुराने रेट से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो इस तरह का भी सवाल पूछता है एग्जाम में कि अगर रेट हम चेंज कर रहे हैं तो कितना से इंक्रीज करेगा और कितना से वो डिक्रीज करेगा। देखिए इस तरह पे ये ट्रिपल है बाबू, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक, और बी को कह रहा है ट्रिपल करें कंसंट्रेशन को, लेकिन ए को जो है वही रखिए, कांस्टेंट रखिए, ठीक है। तो पहले शुरुआत में रेट क्या था जी, के ए टू द पावर बी, यही था मेरा रेट आर, ठीक है। अब हम न्यू रेट निकाल रहे हैं, उसको आर डैश मान लो। आर डैश जब कर रहे थे तो वहाँ वो बोला है ना कि बी के कंसंट्रेशन को ना आप ट्रिपल कर लीजिए, यानी 3 टाइम्स कर लीजिए, और ए का कंसंट्रेशन को उसने बोला कोई चेंज मत कीजिए, जैसा था वैसा लिख दीजिए। तो आप वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो के तो वही रहेगा कांस्टेंट, ए का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा बी के वैल्यू को कितना चेंज कर रहा है वो बोला 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स चेंज कर दीजिए 3b, तो 3b का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे 9 आएगा, 9 को बाहर निकाल लो, के ए और बी का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये जो पूरा वैल्यू है किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। ये न्यू रेट है, वो प्रीवियस, तो देखिए आर के बराबर है। तो ये बताइए न्यू रेट जो है वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी। ये देखिए आपका पिछले साल पूछा हुआ भी है सवाल, ठीक है। और यहाँ पे इसको 3 टाइम्स किए तो ये चेंज आया, बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो इस तरह के और सवाल देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। देखिए अगर इसी सवाल में हम बात करें, अभी जब हम पुराना रेट निकाले उसमें अगर हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका दिया हुआ है, रेट इक्वल टू के ए और बी, इस तरह का दिया हुआ है कुछ, ठीक है, और इसको आपको स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। वो बोल रहा है ए के कंसंट्रेशन को हम चेंज किए 2a टाइम्स, ठीक है, और बी के कंसंट्रेशन को हम चेंज कर रहे हैं थ्राइस टाइम, तो कितना टाइम्स चेंज होगा बताइए जल्दी से, 80 टाइम्स हो जाएगा ना। आप न्यू रेट जब भी निकालोगे तो क्या करोगे, ए के जगह 2a लिखो और 3b स्क्वायर, बी के जगह क्या लिखोगे 3b, तो आप स्क्वायर कर लो, कितना वैल्यू आ जाएगा, इसमें 2 बाहर निकलेगा नंबर और यहाँ 9, और के ए बी पे स्क्वायर, तो ये पूरा वैल्यू आर को ही रिप्रेजेंट तो कर रहा है, तो 18 इंटू आर। तो अब आप इस तरह के सवाल बना सकते हो ना, ठीक है, कि रेट कांस्टेंट। इस तरह के सवाल सीबीएसई बोर्ड में बहुत आते हैं, 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मतलब कोई दिक्कत, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, ये वही पुराना सवाल है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ क्या करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको पता ही है क्या करना है जी, इन दोनों को ऐड करना है। क्या हो जाएगा आंसर फाइनल, 2 आ रहा है सबका, बस आप ऑर्डर लिखिए और ये पावर को ऐड कर लीजिए, 1/2 प्लस 3/2, इनका एलसीएम ले लीजिए 2, तो 1 प्लस 3 यानी 4/2, कट के आ जाएगा 2, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने बात किया, एक और टॉपिक आता है जो यहीं से आता है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या पूछेगा आपसे, ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या है कि सिंपल सा इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे, व्हेन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइन, है ना, टू आर कोलाइड्स टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कोलाइड होके कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, तो यही क्या कहलाएगा, जितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, जैसे एक, तो ये क्या कहलाएगा, बाई मॉलिक्यूलर, यानी नंबर दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा बाई मॉलिक्यूलर। एक रहेंगे तो 3 रहेंगे तो ट्राई मॉलिक्यूलर, इस तरह से कहेंगे। यानी कि आप से पूछेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ डिफरेंस के तौर पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये पूछा हुआ है कई बार सीबीएसई में, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों में क्या अंतर है।
तो दोनों में एक ही चीज़ का अंतर है। देखिए सुनिए, आपका अगर इसकी बात करें तो ये क्या है जी, यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 आ सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये वैल्यू ना इट मे बी 0 पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है। ये हर तरह का वैल्यू, इंटीजर भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इस केस में केवल आपका नेचुरल नंबर ही आएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, इट मे बी, क्या क्या होगा ये जी, लिख लीजिए यहाँ पे, इट मे बी 1 2 3 लाइक दैट, ऐसा रहेगा 1 2 3। यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। ये फ्रैक्शन हो सकता है, देखो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन दिख रहा है ना, तो ये पॉसिबल है। यानी कि ये फ्रैक्शन वगैरह कब आता है, ये फ्रैक्शन इसलिए आता है क्योंकि ये कैसा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया। और ये कैसा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और यहाँ पे ये वैल्यू कैसा है, लिख सकते हो इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ये लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स का डिफरेंस, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। एग्जाम्स में इस तरह से पूछेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरह का एक सवाल यहाँ पे आपका आता है, तो आप ये बना लीजिएगा, इस पे ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ और क्या सवाल आ सकता है यहाँ से, चलिए ठीक है। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन जो अभी तक हम पढ़े उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये बताइए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1, इन दोनों को ऐड कीजिए 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेम वही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब आपको बताना है यहाँ पे। ये अच्छा सवाल है, लिखो तो इसको बनाओ, ये बढ़िया सवाल है। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसका सीबीएसई में बोर्ड में बहुत पूछा हुआ है 1-2 बार, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप टिक कर सकते हो। देखो रिएक्शन दिया हुआ है तो आप इसका रेट लिख सकते हो ना, बताओ, रेट को आर से सिंपली लिखा करो, ठीक है। आर के इजकल टू ए, रिएक्टेंट पे ना डिपेंड करता है जी, ठीक। अब ये पढ़िए क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये फर्स्ट है, मान लो ये है रेट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब वो क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 4 टाइम्स। देखो रेट ऑफ रिएक्शन वो बोल रहा है ना कि 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, यानी आर कितना हो जा रहा है जी, 2R। आर कितना हो जा रहा है, 2R। वो बोल रहा है 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, कौन, रेट ऑफ रिएक्शन। कब इंक्रीज कर रहा है, वो बता रहा है कि जब आपका 4 टाइम्स बढ़ जाए, कौन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट कौन है, ए जो है आपका 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है, तब जो रेट है वो 2 टाइम्स बढ़ जा रहा है, यानी ये 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। बोलो कोई दिक्कत, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, 4 टाइम्स बढ़ा तो यानी कितना हो गया, 4A। अब सुनिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया नहीं है कितना है, वही तो निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। तो आप यहाँ मान लो एक्स क्या है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमें निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो बताइए कि ऑप्शन से चेक करना होगा कि हम क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये वैल्यू सेटिस्फाई हो सके, ये वाला। तो चलिए चेक करते हैं। तो अगर 2 कर दिए वैल्यू तो 16 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस वैल्यू को हम 4A, आप देख के समझ में आ जाएगा, हाफ रख दें, एक्स इक्वल टू क्या रख दें, हाफ, तो कितना आ जाएगा बताइए, 4A और इसको हाफ कर दें, यानी कि रूट अंडर आ जाएगा इस पे, तो 4 पे हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A आएगा, ठीक। तो 2 बाहर हो गया और K और A, ठीक है। ये बताओ ये क्या है तुम्हारा, प्रीवियस ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी R, तो 2R के बराबर हो गया। तो देखिए दुगने के बराबर आ गया ना, यही ना लेके चल रहे थे। तो यानी ये किस वैल्यू से सेटिस्फाई कर रहा है, x का जब वैल्यू 1/2 होगा, अदरवाइज किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बोलो कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा है, आप इसको बनाइएगा इस तरह का सवाल, ठीक है।